हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बीपीएससी 3.0 रिवीजन क्लास को लेकर। ये वीडियो होगा। यद्यपि जून में परीक्षा तय की गई है कि ये होगी, तो फटाफट सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरे कंटेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समय बहुत कम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम आ चुका है, तो आप बिल्कुल क्लास को एकदम लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है नोट्स। वो नोट्स को भी आप अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। वो आप सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कहा जाता है बिस्मार्क को। ये बिस्मार्क, अगर हम बात करेंगे तो रक्त और लौह की नीति के लिए भी बिस्मार्क को याद किया जाता है। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ ले कि लौह एवं रक्त की नीति को भी किसने प्रारंभ किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक जो है वो बिस्मार्क को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरई 3.0 जो परीक्षा रद्द की गई है, उसमें बिस्मार्क से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ था, लौह एवं रक्त नीति से ही संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन मिशन दक्ष संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। मिशन दक्ष संबंधित है। तो देखिए, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के कमजोर छात्र, जिनके लिए सामान्य हिंदी व सामान्य गणित की पहचान मुश्किल होती है, उनको स्कूल के अतिरिक्त समय देकर इन विषयों में छात्रों को मजबूत बनाना है। यानी कि 3:30 बजे से लेकर के, ध्यान रखिएगा ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4:15 बजे तक, 3:30 से 4:15 का टाइम ऐसे छात्रों को दिया जाएगा। क्लास से, संपूर्ण कक्षा से, एक एक कक्षा से कम 5 बच्चे ऐसे निकाले जाएंगे जिनके लिए सामान्य हिंदी और सामान्य गणित जो है बहुत मुश्किल है, जो सामान्य हिंदी नहीं लिख पाते हैं, जिनको सामान्य अंकगणित नहीं आती है, उन छात्रों के लिए, उन कमजोर छात्रों के लिए ये मिशन दक्ष स्टार्ट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकारी विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं और जो इन विषयों में, यानी सामान्य हिंदी जिन्हें लिखने नहीं आती है, सामान्य अंकगणित जिसे समझ में नहीं आती है, उनके लिए जो सरकारी टीचर्स हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है इस मिशन दक्ष के तहत कि वे स्कूल के अतिरिक्त, यानी स्कूल के समय के अतिरिक्त विद्यार्थी को, उन विद्यार्थियों को समय दिया जाए ताकि इन विषयों में वो क्या हो सके, मजबूत हो सके। यानी वो सारी चीज़ें इनके लिए क्लियर हो सके, मजबूत हो सके, यानी उनका बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक, मिशन दक्ष किससे संबंधित है? तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कमजोर छात्रों से। ठीक, आगे क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का पुरस्कार बिहार में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 2023 किसे मिला है? तो बिहार में ज्योति सिन्हा को ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्योति सिन्हा के बारे में हम जान जाते हैं कि ज्योति सिन्हा को ये पुरस्कार क्यों मिला है। तो देखिए, यहाँ पर विकलांग शब्द जो है इसे दिव्यांग शब्द कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुरस्कार का नाम यही है, इसलिए इस पुरस्कार के बारे में हम पढ़ते हैं कि आपको पता है कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग जो होती है, मधुबनी पेंटिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ज्योति सिन्हा को ये पुरस्कार मिला है 2023 का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको इसी सीरीज में बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर बता दिया हुआ है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, मुंगेर, नालंदा और गया में। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, मुंगेर में, नालंदा, गया। ये 3 ऑप्शन के अलावा एक चौथा ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कहाँ पर नहीं स्थापित किया गया है, या कथन में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तीनों एक जगह दे देगा 1 2 3 करके, और आपको बताना होगा कि किस जगह पर। तो मुंगेर, नालंदा और गया में 3 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए। आपको पता है कि जो बजट अब की अगर बात करते हैं तो बजट में औद्योगिक क्षेत्र पर विशेष कार्य करने के लिए और कार्यान्वयन किस तरीके से हो रहा है पर ज़्यादा दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी आधार पर बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, मुंगेर, नालंदा, गया में। आगे क्वेश्चन, मुस्लिम समाज की शुरुआत कब से होती है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1400 वर्षों पहले इनकी शुरुआत होती है, मुस्लिम समाज की। ठीक, पहले इनका जो विशाल साम्राज्य था वो मिस्र से लेकर के अफगानिस्तान तक था। इसके लिए, इस विशाल क्षेत्र के लिए ये इस्लाम का प्रयोग करते थे। माने इस विशाल, यानी
आपको पता है कि मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, यानी ये पूरे विशाल क्षेत्र के लिए इस्लाम शब्द का प्रयोग करते थे। अब 1400 वर्षों पहले से मुस्लिम समाज की शुरुआत होती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको डिटेल में कुछ और चीज़ें बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। हम एक सन पढ़ते हैं 612 का। इसमें ये समय जो है मोहम्मद साहब का समय माना जाता है। मोहम्मद साहब ने खुद को पैगंबर यानी खुदा का संदेश वाहक घोषित किया 612 में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि वो मक्का में ये बात ही बताते हैं कि ये पैगंबर के क्या है, संदेश वाहक है। पैगंबर जो है जो वो अल्लाह के क्या है, संदेश वाहक हैं। लेकिन मक्का में रहने वाले जो समृद्ध लोग थे वो इनका विरोध करने लगे, इसलिए मक्का छोड़कर इनको मदीना जाना पड़ा। मक्का से मदीना की ये यात्रा हिजरा यात्रा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और 622 ईस्वी की संवत जो शुरू होता है वो हिजरी संवत वहीं से प्रारंभ माना जाता है, ध्यान रखिएगा। 632 में उनकी मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के बाद आपको पता है कि मदीना जो है तब तक उनकी प्रशासकीय राजधानी बन चुका था, एक राजनीतिक संगठन बन चुका था। और वहां पर जब इनकी मृत्यु होती है तो 4 खिलाफत संगठन इसका जो है रूप धारण कर लेते हैं और 4 खलीफा आते हैं। प्रारंभिक 4 खलीफा में अंतिम खलीफा अली की मृत्यु होती है। अली की मृत्यु के पश्चात जो है इनमें फिर क्या हो जाता है कि बंटवारा हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। मुस्लिम समाज की शुरुआत 1400 वर्षों से पहले होती है। इनका जो साम्राज्य था वो मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक था और इस विशाल क्षेत्र के लिए इस्लाम शब्द का प्रयोग करते थे। फिर से समझिएगा, 612 में मोहम्मद साहब जो हैं अपने आप को अल्लाह का पैगंबर संदेश वाहक बताते हैं और फिर इसी मक्का में रहने वाले लोगों द्वारा इनका क्या होने लगता है, पुरजोर विरोध होने लगता है समृद्ध व्यक्तियों द्वारा। तो इन्हें मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ता है। मक्का से मदीना की ये यात्रा हिजरा यात्रा कहलाती है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात खिलाफत संस्था का उदय होता है। 4 खलीफा होते हैं और अंतिम खलीफा अली की मृत्यु होने के पश्चात से इनमें क्या हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो काबा जो था वहां का जो इस्लामिक पवित्र धर्म स्थल बन गया था, वहां पर इसको लेकर विवाद हो जाता है। तो देखिए, एक ही प्रश्न से कम 7 से 8 पॉइंट बताए हुए, सातों 8 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था किन देशों में सम्मिलित है? ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था जो है इटली, जापान, जर्मनी, पुर्तगाल, यूके में ये व्यवस्था शामिल है। ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? तो जिस देश में आपको पता है कि लोकतांत्रिक देश का क्या है कि बहुत बोलचाले पर आज भी देखा जाता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र के नाम पर कोई एक पार्टियां ही वन पार्टी रूल कर रही है। जैसे हम चीन के बारे में, वहां पे भी बताया जाता है कि लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल का जो है ही प्रचार रहा है। राष्ट्रीय जनसंवाद मतलब कोई भी पार्टी इलेक्शन में खड़े होने से पहले उसका दावेदारी जरूर करती है। और अब आप बताइए कि जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं और जब आपको सिर्फ एक ही पार्टी से क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वहां वन पार्टी रूल हुआ। तो चीन में भले कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार है, परंतु वहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य या सबसे बड़ा तत्व जो अगर है वो ये है कि वहां पर जनता द्वारा लोग चुने जाते हैं। जनता द्वारा लोगों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है, और वही प्रतिनिधि आगे चलकर संसद का निर्माण करते हैं, विधानसभा का, विधानमंडल का निर्माण करते हैं, संसद बनती है, संसद से ही। अब आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा का भी चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव का ही बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। और आपको पता है कि भारत का नाम मात्र का शासक राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक जो सत्ता होती है या वास्तविक कार्यपालिका का जो मेन हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नोट बता रही हूँ, नोट आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नई आर्थिक नीति के जनक थे व्लादिमीर लेनिन को न्यू आर्थिक नीति के जनक माना जाता है। आपको पता है कि जब रूस की क्रांति 1917 में आप पढ़ते हैं तो हम प्लखानेव के बारे में पढ़ते हैं। प्लखानेव जो था वो मार्क्स का बहुत बड़ा अनुयायी था और उसी के विचारों से इतना प्रभावित था कि उसने समझ लिया था कि रूस में क्रांति होनी आवश्यक है। और इस तरीके से रूस में क्रांति का क्या होता है, प्रारंभ होता है। लेकिन रूस में क्रांति किस तरीके से हो, यानी कृषकों की भी स्थिति क्या थी, बहुत ही बुरी थी, और जो दासों की स्थिति थी वो भी बहुत खराब थी। इसलिए किसान सिर्फ इस बात को लेकर कि जो ये क्रांति की जाएगी वो किसके नेतृत्व में होगी, किसानों को ध्यान में रखते हुए या दासों को ध्यान में रखते हुए हो, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए हो, माफ करें, कृषक या मजदूरों को ध्यान में रखे हो, इस बात को लेकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, बोल्शेविक, मेंशेविक। बोल्शेविक जो थे वो बहुसंख्यक थे, उसी का नेता होता है लेनिन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
ध्यान रखिएगा, सामूहिकरण नीति का प्रयोग जो है वो स्टालिन के द्वारा किया गया था, जिसने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची जो होती है, एक आपको पता है कि 3 सूचियां हैं भारत में। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर जो नियम कानून बनते हैं वो केंद्र बनाती है, राज्य सूची के जो नियम आते हैं उसमें राज्य सूची नियम बनाती है, और समवर्ती सूची जो है वो एक ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य अपने हिसाब से देखते हुए, और अंततः फैसला जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप फटाफट रिवीजन करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार होंगे, और समय बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास फटाफट रिवीजन का समय आ चुका है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।